क्यों जो है वो लिमिटेशन शो करता है हाई प्रेशर पे और लो प्रेशर पे? जी मैम। तो x बाई एम जो है, अगर आप जो है वो ये एक और चीज जो आप सेकंड पहले हमने फैक्टर देखा था कि अगर हमारे पास जो x बाई 1/n की वैल्यू अगर 0 हो, अगर आपके पास 1/n की वैल्यू जो है वो 1 हो जाए, ठीक है, 1 तक तो अलाउड है ना, 1 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये 1/1 हो जाएगा और आपके पास सिंपली इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, x बाई एम इज इक्वल टू के पी। ठीक है, तो अब इसमें से ये जो आपके पास k और इक्वलिटी, आपको पता है कि आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के साथ चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के साथ इसको चेंज करते हैं तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से रिप्लेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम। इसका मतलब है ये उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, जब आप रिप्लेस करेंगे तो x बाई एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। इस केस में आपके पास क्या होगा कि ये वाली स्ट्रेट लाइन आएगी जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है। क्लियर हो गया? आपने पहले देखा है कि अगर आपके पास 1/n 0 हो, स्लोप 0 हो, तो एड्सॉर्प्शन इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाती है। और अगर आपके पास 1/n 1 हो तो एड्सॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ट्रू डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर? मैम ये इस जगह पे प्रेशर कितना है, पी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे आपके पास जो है ना वो हम ये सपोज करते हैं कि प्रेशर 0 होगा तो एड्सॉर्प्शन 0 होगी, और प्रेशर 1 होगा तो एड्सॉर्प्शन जो है वो उसी रेशो से इंक्रीज करेगा। लेकिन ये उस वक्त आपके पास होगा जब 1/n इक्वल टू 1 हो। हमने कहा था ना कि हमारे पास 1/n की, ये पीछे जो है आपने स्लाइड देखी है, एक मिनट, हमने कहा था कि 1/n जो है वो आपके पास 0 to 1 होना चाहिए। ठीक है, 0 to 1 होना चाहिए, ये वाली कंडीशन हमने देखी है। ठीक है, अगर 0 to 1 है तो आपके पास इस तरह का ग्राफ आएगा। 0 इसका मतलब है कि ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 1। ठीक ठीक है, उस केस में आपके पास ये है। और दूसरा हमने कहा था कि ये स्मॉलर देन 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। अगर स्मॉलर देन 0 है तो आपके पास क्या होगा, हमने ये कहा था कि आपके पास जो एड्सॉर्प्शन है वो होगी जरूर, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होगी। ठीक है, और अगर आपके पास जो है वो ये एड्सॉर्प्शन इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होती है तो इसका मतलब है स्लोप आपके पास 0 है। और अगर आपके पास ये सेकंड कंडीशन आ जाती है कि 1/n इक्वल टू 1 हो जाता है, तो ये 1/n 1 1, ठीक है, 1 को आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिंपली आपके पास x बाई एम जो है वो kp हो जाएगा, और इन दोनों x बाई एम और प्रेशर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है, अब जो है वो आपके पास केस 3 है, अगर आपके पास x बाई एम ग्रेटर देन 1 हो जाए, 1/n ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन आ रही है ना वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसका स्ट्रेट ट्रेंड जो है वो डिक्रीज कर देगा, हालांकि उसको स्ट्रेट इसी पाथ के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 1/n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू कर देती है, बेंडिंग स्टार्ट कर देती है, और आपका जो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है वो वेरीफाई नहीं होता। और एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए ये कंडीशन है कि स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है कि इस सर्टन प्रेशर पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि या तो मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर एड्सॉर्प्शन डी एड्सॉर्प्शन में बैक साइड पे मूव करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई नहीं होता। क्लियर? मैम ग्राफ रीजन से तभी शुरू होगा जब 1/n की वैल्यू 1 होगी, जब आपके पास 1/n की वैल्यू 1 होगी, और किसी पॉसिबिलिटी में नहीं। और किसी पॉसिबिलिटी में नहीं, और आपके पास वो जो ट्रू रिलेशनशिप है वो सेटिस्फाई नहीं होता ना, अदरवाइज आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में सी की वैल्यू आती है, जब तक आपके पास सी की वैल्यू आएगी ये ओरिजिन से रीस्टार्ट हो सकता है। और सी की वैल्यू आपके पास सिर्फ इसी सूरत में कैंसिल हो सकती है कि ये 1/n आपका ग्रेटर देन 1 हो जाए, सॉरी इक्वल टू 1 हो जाए। ओके मैम। ठीक है, तो ये आपके पास जो है फ्रंट एक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म थी, लेकिन इसमें आपके पास कुछ इसकी लिमिटेशंस जो हैं वो क्या है, एक तो आपने देखा है कि प्रेशर जो है वो आपके पास लो होना चाहिए, 1/n की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के दरमियान में होनी चाहिए। दूसरा, इसमें आपने इंपीरिकल फार्मूला लगाया है जिसकी कोई थ्योरेटिकल बेस नहीं है।
ठीक है, ये आपके पास एक इसकी जो है वो लिमिटेशन है। और इसके अलावा ये जो है आपके पास एप्लीकेबल है, मोस्टली ये आपके पास जो है वो एप्लीकेबल है गैस सॉलिड इंटरफेस के लिए। जब आपके पास एक गैस वो सॉलिड इंटरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रही। अच्छा, इसमें जो दूसरी आपके पास एडजॉर्प्शन आइसो के हमने जो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है लैब में, आप वही साथ पढ़ लें ताकि आपके पीछे जो इसी टॉपिक में कंफ्यूजन है वो रिमूव हो जाए, या फिर मैं आपको ये नेक्स्ट वाली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा दूं। क्या मैम? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से आपकी ये बहुत ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी अगर आपको अभी तक कंफ्यूजन है। मैम फिलहाल तो मुझे confusion क्योंकि अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो मैंने दूसरी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा देनी है। तो आपने चूज करना है कि या इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ लें या दूसरी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ लें। उसकी एक्सपेरिमेंटल मैम वेरिफिकेशन। दूसरी पढ़ा दो। हाँ जी, बाकी लोग क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन साथ करनी है या अलग से करनी है? मैम छोटी कौन सी है? वो मुनासिब दोनों इसमें से लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म लंबी है, ये आज अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो पूरी नहीं होगी। चले फिर मैम एक्सपेरिमेंटल। मैम ये वाली रहने दे। या ये एक ही दिन सारी आप इकट्ठी पढ़ें तब भी आपको इसकी प्रॉपर समझ आ सकती है, तो हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर लेते हैं। एक मिनट में आपको उसकी स्लाइड ओपन कर लूं। और मुसव्वर मुझे स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करें। हो गया मैम। अच्छा, ये आपका एक छोटा सा प्रैक्टिकल है जिससे आप ये जो अभी आपने फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ी है इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देख सकते हैं। यही इसकी लैब भी है, ठीक है। लैब की क्लास में मैं फिर आपको नेक्स्ट वाली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म करवा दूंगी। आप इसको देखेंगे तो आपकी जो पीछे वाली कंफ्यूजन है ना कि आप कह रहे हैं कि वो कैसे ग्राफ ऊपर चला जाता है नीचे कैसे आ जाता है, वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी साथ में। अच्छा, इसमें अब जो है वो हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमने क्या करना है, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है उसके लिए आपने एक जनरल रिलेशनशिप तो अभी देख लिया है कि ये इंपेरिकल फार्मूला आप फॉलो कर रहे थे, इसकी तो क्लैरिफिकेशन है ना? जी मैम। ठीक है। अब ये जो आपके पास इंपेरिकल फार्मूला है इसमें आपने ये जो प्रेशर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास? प्रेशर क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो एडजॉर्बेट है वो किस फिजिकल स्टेट में मौजूद है? गैस मैम। प्रेशर आप किसके लिए आइडेंटिफाई करते हैं? गैस के लिए। इसका मतलब है पीछे भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास इस जो इंपेरिकल फॉर्म की एक लिमिटेशन वहां पे आपके पास ये थी कि जो ये आपके पास गैस की एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन कर रही थी सॉलिड की सरफेस के ऊपर। और जहां पे भी आपके पास पी आ जाए, प्रेशर आ जाए, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आप प्रेशर की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर सिर्फ गैस का ही होता है। तो इसमें जो है वो हमने ये फिर कंक्लूड किया कि ये जो आपके पास इक्वेशन थी ये वहां पे एक्सप्लेन कर रही थी एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड इंटरफेस के ऊपर। या फिर हमने जो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस पढ़ी थी उसमें से एक को ये ले रही थी जो कि हम कह रहे थे कि ये सॉलिड गैस सॉलिड इंटरफेस है, ठीक है। नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि लैब के अंदर अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए इस गैस सॉलिड इंटरफेस को डील करना आसान है कि आप एक गैस लें और सॉलिड को इंटरफेस करें? अगर आपको टास्क दे दिया जाए कि लैब में जाकर एब्जॉर्प्शन को वेरीफाई करें, कर लेंगे गैस को यूज करते हुए? मैम वहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं होगा? प्रेशर चेंज होगा,
गैस को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये कि एक तो गैस का अपना प्रेशर चेंज होता है, और एक जैसे ही आप उसको उसके सिलेंडर के अंदर से निकालेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर वो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जाके एक्सपेंड कर जाती है तो एटमॉस्फेयर में, इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपके गैस के प्रेशर को इफेक्ट कर रहा है, तो लैब के अंदर गैस को डील करना बहुत मुश्किल होता है। अब हम क्या करते हैं कि लैब में इसी एक्सपेरिमेंट की हम वेरिफिकेशन करते हैं लिक्विड के साथ। ठीक है, अगर हम गैस को लिक्विड के साथ रिप्लेस कर दें तो लैब के अंदर आपके पास जो है वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो पॉसिबल होगी। और ये हमने कहा है कि ये जो हमारे पास आइसोथर्म्स हैं ये हर किस्म की इंटरफेस के लिए सेम बिहेवियर शो करती हैं। तो अगर वो गैस को वेरीफाई कर रहा है तो उसको लिक्विड को भी वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, लिक्विड को वेरीफाई करेंगे तो वैसे हम, अगर हमारे पास अच्छा इक्विपमेंट हो, अच्छा लैब सेटअप हो, हम गैस के साथ भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अपनी लैब के अकॉर्डिंग जो आपके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है उसके लिए मैंने चूज़ की लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। ठीक है, अगर हम लिक्विड सॉलिड इंटरफेस के साथ जो है वो चेक करते हैं एड्जॉर्प्शन को और वेरीफाई करते हैं फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को, तो आपको इस प्रेशर को रिप्लेस करना पड़ता है किस चीज़ के साथ? कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, अगर हम गैस सॉलिड इंटरफेस के बजाय लिक्विड सॉलिड इंटरफेस पे पे मूव कर जाएं तो प्रेशर को कंसंट्रेशन के साथ चेंज होना चाहिए, बाकी सारी इक्वेशन वही रहेगी। आपको याद होगा कि हमने थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, जिसमें जब हम वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे तो अगर हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते थे तो हम उसका प्रेशर लिखते थे, और अगर हमारे पास लिक्विड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते थे तो हम उसकी कंसंट्रेशन लिखते थे। याद है? जी मैम। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि अगर हमने आपका जो एड्सॉर्बेट है उसको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो प्रेशर को हम कंसंट्रेशन के साथ रिप्लेस कर देंगे, बाकी इक्वेशन आपके पास जो है वो इसी फॉर्म में रहेगी। ठीक है, तो आप क्या हुआ है कि मैंने प्रेशर की जगह पे सिंपली क्या लिख दिया है? कंसंट्रेशन, और ये आपने उस वक्त लिखना है जब आपका एड्सॉर्बेट लिक्विड हो इंस्टेड ऑफ गैस। गैस हो तो सी को किसके साथ चेंज हो जाना चाहिए? प्रेशर के साथ में। प्रेशर के साथ। ये अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप जो एड्सॉर्बेट यूज कर रहे हैं वो गैसियस है या फिर लिक्विड है। प्रेशर और कंसंट्रेशन में से आपने एक टर्म यूज करनी है, बाकी सारी आपकी इक्वेशन वही रहेगी। अब ये आपके पास जो है इक्वेशन आपको हेल्प आउट करती है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, और उसमें हम यूज क्या करते हैं? एसिटिक एसिड सॉल्यूशन को यूज करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर। इससे मिलता जुलता एक प्रैक्टिकल मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था, इसको हम अब पर्टिकुलरली जो है वो फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे। अच्छा, ये जो आपने यहाँ पे लिक्विड यूज करना है जिसकी कंसंट्रेशन जो है एडसॉर्प्शन को इफेक्ट करेगी वो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन होगा, और जो सॉलिड है जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन हो रही होगी वो चारकोल सरफेस होगी। क्लियर? जी मैम। आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर जो एडसॉर्प्शन है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो x बाय m आपका आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप पहले जो फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बना रहे थे जिसमें x एक्सिस पे प्रेशर और y एक्सिस पे एडसॉर्प्शन आ रही थी, अब वहां पे प्रेशर की जगह पे कंसंट्रेशन आ जाएगी लिक्विड सॉलिड इंटरफेस के लिए। क्लियर? जी मैम। मैम इसका मुसवर? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करेंगे? जी वही अब मैं आपको बताती हूँ। इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पहले जैसे आप इसको x बाय m को एज फंक्शन ऑफ प्रेशर चेक कर रहे थे, आप फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो आप चेक करेंगे। इसका प्रोसीजर अगर आप देखें तो ये चीज आपने कभी देखी है अपनी लैब में? यस मैम। हम ये तो क्लास ठीक है, इस तरह की हाँ जी, फ्लास्क है। इस तरह की आपने 5 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेनी है। 5, उसके ऊपर ना वॉल्यूम लिखा होता है, कुछ 100 ml वाली होती हैं, कुछ 500 ml वाली होती हैं, कुछ 1000 ml की होती हैं। आपने 100 मिलीलीटर वाली ले लेनी है। 100 मिलीलीटर वाली आपने 5 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ले लेना है एसिटिक एसिड सॉल्यूशन जिसकी आपके पास जो मोलरिटी है वो 0.5 मोलर हो। 0.5 मोलर कंसंट्रेशन का आपने एसिटिक एसिड ले लेना है। ठीक है, और करना क्या है फिर? ठीक है, आपने क्या करना है कि इन 5 फ्लास्क के अंदर इस एसिटिक एसिड की डिफरेंट जो क्वांटिटी है, डिफरेंट वॉल्यूम जो है वो आपने ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ पाइपेट। आपने पाइपेट की हेल्प से जो आपकी फर्स्ट फ्लास्क है उसके अंदर 2 ml एसिटिक एसिड, सेकंड के अंदर 5 ml एसिटिक एसिड, थर्ड के अंदर 10 ml एसिटिक एसिड, 20 ml
कौन कितने वो लेने हैं मोलर 1 मोलर 2 मोलर 0.5 मोलर एसिटिक एसिड ठीक और उसका डेफिनेट वॉल्यूम आपने पांचों फ्लास्क के अंदर ऐड करना है। एक के अंदर आपने पाइपेट की हेल्प से 2 ml, एक में 5, एक में 10, एक में 20 और एक में 50। समझ आ गई यहाँ तक? जी मैम। पहला स्टेप समझ आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि डिस्टिल्ड वाटर लेना है। इसके अंदर आपने 2 ml एसिटिक एसिड डाला था, आपने इसके अंदर इतना डिस्टिल्ड वाटर जो है वो ऐड करना है कि ये 100 ml तक फिल हो जाए। यहाँ पे इसका जो स्केल बना होगा ना 100 ml तक का, वहां तक ये फिल हो जाए, टोटल वॉल्यूम 100 ml हो जाए। क्लियर? जी मैम, सबका ही मैम 100। फिर आपने क्या करना है, हाँ जी, फिर आपने क्या करना है कि सब फ्लास्क के अंदर 1 by 1 टोटल वॉल्यूम 100 कर देना। हो जाएगा? जी मैम। अगर हम फिजिकल क्लासेस लकीली आपकी इस यस मैम सेमेस्टर में ऑन हुई तो आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट अपनी लैब में परफॉर्म करना है, क्योंकि इसका सारा अपरेटस है। ठीक है, आपने ऐड कर लिया 100 ml सब के अंदर, ठीक है। उसके बाद टोटल वॉल्यूम आपके पास जो है वो सबका 100 बन गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक पाइपेट लेनी है, देखी हुई है ऐसी पाइपेट अपनी लैब के अंदर, जी मैम देखी हुई है ठीक है। और उसकी हेल्प से आपने के नाम दे दिया, आपने ए फ्लास्क के अंदर से 25 ml जो एसिटिक एसिड सोल्यूशन है, अब एसिटिक एसिड आपका सोल्यूशन की फॉर्म में जा चुका है, क्योंकि आपने उसकी 0.5 मोलर सोल्यूशन के अंदर वाटर ऐड कर दिया, तो ये आपके पास सोल्यूशन बन गया। इसके अंदर से आपने 25 ml जो है वो पाइपेट आउट कर लेने हैं। हो सकते हैं? जी हो जाएगी सबके अंदर से ठीक या है, सिर्फ पाइपेट आउट 25 ml, कितने ठीक है। एलिमेंट्स क्या? आप एलिमेंट्स क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पहली एक फ्लास्क के 25 ml सॉल्यूशन लेना है। हाँ जी, आपने सिर्फ फ्लास्क ए में से 25 ml अभी तक ली है, अभी तक आपने सिर्फ एक में से ली है, ठीक है। 25 ml जब आपके पास हो जाएंगे, फिर आपने क्या करना है कि 1 by 1 सबके साथ ये प्रोसेस रिपीट करना है, सबके अंदर से 25 ml निकालने हैं। अभी मैंने सिर्फ ए के अंदर से निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ए के 25 ml आपके पास आ गए, ठीक है। अब उसको लेबल करने हैं एज ए। अब आपने सब के ये जो बी सी डी ई सब के अंदर से 25 ml निकाल के आपने अलग से ये जो टाइट्रेशन फ्लास्क है इसके अंदर डाल देने हैं। डाल लेंगे? जी मैम। यस मैम ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, ठीक है, आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास सोल्यूशन आ गए हैं, 25 ml सोल्यूशन ए का आ गया, 25 ml बी सोल्यूशन, 25 ml सी सोल्यूशन, 25 ml डी सोल्यूशन और 25 ml ई सोल्यूशन, सबके इक्वल वॉल्यूम आपके पास आ गए, ठीक है। एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है ये, किसके अंदर, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, और आपने सारे सोल्यूशंस के 25 ml ले लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्टिव चारकोल ले लेना है। एक्टिव चारकोल का पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, क्या चीज है? एक्टिव चारकोल क्या चीज है क्लास? पाउडर बनाया था बादामों का, यस, उनको ये जला आपके के। पास जो है वो पाउडर्ड कार्बन है, ठीक है। और इसकी पोरस सरफेस होती है, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता है, और ये एड्जॉर्प्शन के लिए एक बहुत इफेक्टिव मटेरियल है, ठीक है। चारकोल के ऊपर एड्जॉर्प्शन का जो रेट होता है किसी भी मटेरियल का वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किसी भी सॉलिड या किसी भी लिक्विड को अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि एक्टिव चारकोल ली, आपकी लैब में भी पड़ी हुई है केमिस्ट्री लैब में, और इसी तरह से ब्लैकिश फॉर्म का पाउडर है, ठीक है। आपने इसको लिया, ठीक है, और आपने क्या करना है कि एक वेइंग बैलेंस पे आपने इसका वेट करना है, ठीक है। और आपके पास जो टोटल वेट है वो 1 ग्राम आना चाहिए, ठीक है। 1 ग्राम आपने इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट ले लेनी है। समझ आ गई? जी ठीक है और 5 डिफरेंट मेजरमेंट्स लेनी है, यानी आपने 5 दफा एक्टिव चारकोल के 1 ग्राम को मेजर करना है, ठीक है। 5 डिफरेंट टाइप से आप यानी आपके पास 5 आपने पेजेस लेने हैं, और हर पेज के ऊपर जो है वो आपके पास 1 ग्राम एक्टिव चारकोल होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है कि ये जो आपका 1 ग्राम एक्टिव चारकोल है, आपने 1 by 1 अपनी पांचों फ्लास्क के अंदर इसको ऐड करना है, ठीक है। 1 ग्राम एक्टिव चारकोल जो आपने 5 टाइम्स मेजर किया है वो आपने 1 by 1 अपनी जो पांचों ये जो आपकी फ्लास्क हैं इनके अंदर आपने ऐड कर देना है, जिसके अंदर आपने 25 ml सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड पहले से ऐड किया हुआ था, उसके अंदर ही आपने एक्टिव चारकोल भी ऐड कर दी। समझ आ गई? जी मैम
ठीक है। एक्टिव चारकोल को ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको हाफ आवर के लिए स्टैंड बाय पे रख देना है, हाफ आवर के लिए। अच्छी तरह से एक दफा बेशक बॉटल को पकड़ के थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि दोनों चीजें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्शन में आ जाएं। फिर हाफ आवर के लिए आपने अपनी ये पांचों बॉटल्स जो हैं, पांचों जो आपकी टाइट्रेशन फ्लास्क हैं, इनको स्टैंड बाय पे रख दें। ठीक है। अब इस दौरान आपने क्या करना है, वो जो आपका हाफ आवर है उसके दौरान क्या करना चाहिए, आपने कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने ये जो 25 ml सोल्यूशन लिया, इसकी कंसंट्रेशन नोट करनी है। ठीक है। जिसमें आपने कहा था कि एक में आपने 2 ml एसिटिक एसिड ऐड किया था, एक में 5 किया था, एक में 10 किया था, एक में 20 किया था और एक में 50, लेकिन सबके अंदर जो टोटल वॉल्यूम है वो 100 ml था। तो पांचों के जो सोल्यूशंस का टोटल वॉल्यूम है वो 100 ml ही है, लेकिन पांचों के अंदर जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो डिफरेंट है। ठीक है। इस बेस पे अगर आप ये फ्लास्क ए को देखें तो इसमें एसिटिक एसिड की मोलैरिटी इतनी थी, उसका वॉल्यूम इतना था जो आपने ऐड किया था, और जो टोटल वॉल्यूम था सोल्यूशन का वो 100 ml था। अब इस बेस पे अगर मैं इस सोल्यूशन के अंदर मौजूद इस फ्लास्क में जो एसिटिक एसिड मौजूद है उसकी कंसंट्रेशन नोट करूं, ठीक है, तो वो आपके पास एक फार्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। पता है फार्मूले का? यस मैम। अब आपने क्या करना है, गिवन कंसंट्रेशन जो है वो 0.5 थी, 0.5 मोलर आपने सोल्यूशन लिया था एसिटिक एसिड का, 2 ml आपने उसका वॉल्यूम यूज किया, और टोटल जो आपके पास सोल्यूशन का वॉल्यूम था वो 100 था। अब मोलैरिटी उस सोल्यूशन की आपको नहीं पता, वो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना है कि ये जो आपकी पांचों फ्लास्क हैं इनके लिए आपने मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेनी। ठीक है। फर्स्ट की आपके पास मोलैरिटी 1 मोलर 0.01 मोलर आई थी, इसकी 0.025 आ जाएगी, इसकी 0.05 आ जाएगी, इसकी 0.1 आ जाएगी और इसकी 0.5। इसी फार्मूले से बेशक आप कैलकुलेट करके एक दफा वेरीफाई कर लें। अब ये आपके पास जो है वो 5 डिफरेंट जो है वो रीडिंग्स आ गई हैं पांचों फ्लास्क की। ठीक है। इनको आपने नोट करना है, फ्लास्क ए, फ्लास्क बी, फ्लास्क सी, फ्लास्क डी, फ्लास्क ई। ये पांचों की इनिशियल कंसंट्रेशंस आपके पास आ गई। समझ आ गई जो आपने कैलकुलेट करके निकालनी है? समझ आ गई क्लास? यस मैम। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि इस कैलकुलेशन के बाद आपके 30 मिनट्स जो है वो ओवर हो गए। ठीक है। 30 मिनट्स के ओवर होने के बाद आपने क्या करना है कि यही जो आपकी पांचों फ्लास्क थी जिनके अंदर आपने ये ऐड किया था एक्टिव चारकोल, और फिर इसको 30 मिनट्स के लिए जो स्टैंड बाय पे रखा था और अच्छी तरह से उसको शेक भी किया था, शेक करने के बाद आपने क्या करना है कि पांचों जो सोल्यूशन है इनको फिल्टर करना है। अच्छा, फिल्टर करने का क्या पर्पज होता है? इम्प्योरिटीज वगैरह रह जाए जो डिसॉल्व ना हो कि आपकी जो इनसॉल्युबल मटेरियल है उनको सेपरेट कर लें। ठीक है। अब जैसे आपके पास ये एसिटिक एसिड का सोल्यूशन था चारकोल के अंदर, तो एसिटिक एसिड तो इस फिल्टर पेपर में से गुजर के नीचे चला जाएगा, एसिटिक एसिड का सोल्यूशन, लेकिन जो आपकी चारकोल है वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है। तो आपका सोल्यूशन सेपरेट हो गया। ठीक है। पर्पस क्या था कि आपका सोल्यूशन जो है वो इस चारकोल से सेपरेट हो जाए। फिल्टर कर लिया आपने अपने पांचों सॉल्यूशंस और एक नई फ्लास्क के अंदर ऐड करके उनकी दोबारा से लेबलिंग कर दी A to E। क्लियर? जी मैम। अब ये जो आपके पास सॉल्यूशंस आए हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, इनकी कंसंट्रेशन नोट करनी है। कंसंट्रेशन नोट करने के लिए अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया भी बता दूं कि ये सारा कुछ हमने क्यों किया है। देखिए, हमने ये कहा है कि जो आपके पास चारकोल एक्टिव है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है और वो बहुत इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन शो करता है गैस की भी और लिक्विड की भी। ठीक है। तो अगर हमने हाफ आवर के लिए एसिटिक एसिड का सोल्यूशन उसके ऊपर स्टैंड बाय पे रखा है, तो क्या आपके ख्याल में एसिटिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स उस चारकोल के ऊपर जाके एब्जॉर्ब हुए होंगे? जी मैम हुए होंगे। डेफिनेटली आपके पास क्या हुआ है, आपने उसको सफिशिएंट टाइम दिया है एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है। जितनी देर वो स्टैंड बाय पे पड़ा रहा है उतनी देर में क्या हुआ है कि यहाँ पे सरफेस पे कुछ एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब हो गए। अब जो सरफेस पे आके एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, आपके ख्याल में उन्होंने एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना शो किया या नहीं किया? ये मैम। फिनोमिना शो किया है। अब जब आप फिल्टर करेंगे, ठीक है, आपने कहा है कि पिछले स्टेप में हमने फिल्ट्रेशन किया है, फिल्टर किया है, तो वो जितनी एसिटिक एसिड के जितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चारकोल की सरफेस पे एब्जॉर्ब हुए हैं, वो फिल्ट्रेशन के रिजल्ट में आपके सोल्यूशन में आएंगे या नहीं आएंगे? नो मैम, वो कैसे नहीं आएगा? मैम, वो तो वो तो उसके साथ ही मूव कर जाएंगे, क्योंकि वो तो उसके साथ अटैच थे, क्योंकि
आपका चारकोल जो है वो फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकता, तो वो मॉलिक्यूल भी उसके साथ ही रह जाएंगे। ठीक है, तो जो इनिशियली आपके पास जितने सोल्यूशन के अंदर जितने आपके पास एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स थे, क्या फिल्टर करने के बाद भी उतने ही होंगे? नो मैम। अब कुछ कम हो जाएंगे। अब जितने कम हुए एक्चुअली वो उस चारकोल की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, लेकिन वो कितने कम हुए हैं वो आपने कैसे पता करना है? ठीक है, आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन मौजूद है। ठीक है, 0.01 मोलर आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन थी। ठीक है, तो अब आपके पास जिस सोल्यूशन की 0.01 मोलर कंसंट्रेशन थी वो 0.01 नहीं होगी, बल्कि वो कम हो चुकी होगी। लेकिन कितनी कम हुई है वो चेक करने के लिए आपको टाइट्रेशन करनी पड़ेगी। पहले आपके पास इन पांचों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन नोन थी। एक की 0.1 थी, एक की 0.025 थी, जो आपने कैलकुलेट करके निकाली थी अपनी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने खुद सोल्यूशन बनाए थे। आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो है वो क्वांटिटी पता थी, आपने फार्मूला लगाया, आपने कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ली। लेकिन अब रैंडमली कुछ एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स चारकोल पे मूव कर चुके हैं, तो अब तो आपको नहीं पता कि इन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन कितनी बाकी रह गई है। ठीक है, अब जितनी बाकी रह गई है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इसकी टाइट्रेशन करनी पड़ेगी। तो टाइट्रेशन के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पांचों सोल्यूशन आपने फिल्टर किए हैं उसके अंदर 1 to 2 ड्रॉप्स आप फिनाफ्थलीन इंडिकेटर के डाल देंगे, जिसके बाद आपके सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? पिंक में। कलर। ठीक है, पिंक या पर्पल कलर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि टाइट्रेशन करनी है इसकी अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट आपने इसकी कंसंट्रेशन करनी है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन आपके पास 0.1 से 0.01 तक होगी। ठीक है, अब आपने इसको जो है वो टाइट्रेट करना है अनटिल आपका सोल्यूशन जो है वो पिंक से क्या हो जाए? कंसंट्रेशन कितनी है उसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? 0.01 या 0.1, जो भी है वो आपकी फाइनल कैलकुलेशन में आ जाएगी। मैम एक चीज बता दें, हम ये वॉल्यूम का डिक्रीज फाइंड कर रहे हैं या मोलारिटी डिक्रीज फाइंड कर रहे हैं? जो हम ये टाइट्रेशन कर रहे हैं किस लिए फाइंड कर रहे हैं? इनिशियल मोलैरिटी हमने कैलकुलेट की थी ना पहले फार्मूले से। जी मैम। इनिशियल की थी ना। अब अगर हमें फाइनल मोलैरिटी पता लग जाए, ठीक है, तो इन दोनों का हम डिफरेंस चेक करेंगे। तो जितना डिफरेंस आएगा इसका मतलब है कि उतने मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब हो गए थे उसकी सरफेस के ऊपर, उतने मॉलिक्यूल्स इधर से कम हो जाएंगे। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स कम होंगे डेफिनेटली उतनी कंसंट्रेशन भी तो कम हो जाएगी। ठीक है, पहले एसिटिक एसिड के सपोज नहीं आपके मैम, पास जब 1 मोलर उसके ऊपर एब्जॉर्ब होगा तो वॉल्यूम कम है, होगा ना? मैं आपको ये बता रही हूँ, वो आपका प्रीवियस मैंने आपको यहाँ पे वहाँ पे हमने प्योर एसिटिक एसिड की बात की थी जो घर में आपके मौजूद होता है। यहाँ पे हमने एसिटिक एसिड की डाइल्यूशन कर दी है, उसको डिस्टिल्ड वाटर वाटर के साथ मिक्स करके उसका सोल्यूशन बना दिया। अब इसका बिहेवियर और होगा। तैयबा, ओके मैम। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर केमिकल मेथड से, पहले हमने फिजिकल मेथड वो मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन को चेक करने का, ये केमिकल मेथड है। ठीक है, तो आपका जो पर्पल से सोल्यूशन है एंड पॉइंट पे किस कलर में चला जाना चाहिए? कलरलेस हो जाना चाहिए। कलरलेस मैम। जी, कलरलेस हो जाए तो फिर आपने ब्यूरेट रीडिंग लेनी है। ठीक है, ब्यूरेट रीडिंग लेंगे। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे कि जो आपकी फाइनल कैलकुलेशंस है ना, ठीक है, वो आपने नोट कर लेनी है कि एंड पे इनिशियली आपके पास जो वॉल्यूम था उससे कितना डिफरेंस आया है। वो आपके पास सी आई थी इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपने पहले नोट की थी, और टाइट्रेशन के बाद जो आप कंसंट्रेशन नोट करेंगे वो सी एफ है। सी आई है आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन और सी एफ है आपकी फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर एड्जॉर्प्शन विद एक्टिव चारकोल। ठीक है, तो अब इनिशियली अगर आपके पास फ्लास्क के की कंसंट्रेशन 0.01 थी तो अब हो सकता है 0.075 रह गई हो। इसकी इनिशियली अगर 0.025 थी तो इसकी हो सकता है अब 0.0127 रह गई हो। पहले 0.05 थी तो अब 0.04 रह गई हो। ठीक है, तो सबकी कंसंट्रेशन में कुछ कमी आएगी? जी मैम आएगी। जाहिर है कि जितने मॉलिक्यूल्स उधर मूव कर गए हैं वो इधर से माइनस हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशंस को माइनस कर लेना है, ये आपके पास एक्स होगा। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसका मतलब है इतने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये आपके पास एक्स आ गया, और एक्स को अगर आप एम पे डिवाइड करें तो आपने
जो चारकोल एक्टिव का मैस लिया था वो 1 ग्राम था, तो अगर आप इन सारी वैल्यूज को 1 पे डिवाइड करें तो कोई फर्क पड़ेगा? मैम समझ 1 ग्राम आपके पास चारकोल था ना, मैंने आपको ये बताया कि इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशंस को आपने माइनस किया तो ये आपके पास आंसर आया, ये एक्स है। जितना आपका मिसिंग मैस होगा इन दोनों के अंदर वो एक्चुअली आपका चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो गया था। ठीक है मैम। मैम हम लोग ठीक है। ब्यूरेट के अंदर ले रहे हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ जी, वो तो तो हमने उसका उसकी अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए डिटरमिन किया ना। हाइड्रेट करने के लिए तो हम लोग उसका तो वॉल्यूम ब्यूरेट से नोट कर लेंगे, हाँ जी, तो उसके ब्यूरेट से उसका वॉल्यूम नोट करेंगे, उसके बाद आपके पास जो फार्मूला है M1V1 आप दोबारा से लगाएंगे मैम M1 और V1 उससे तो हम आपके लोग पास फाइनल कंसंट्रेशन आएगी। हाँ जी, M1 जो M1 V1 तो लगा लेंगे M2 V2, लेकिन वो दूसरी को किसके लिए लगाना है M1 V1? वही M1V1 HCl एसिटिक एसिड सॉल्यूशन एक, के लिए ना, तो फिल्टर किया है। अब एक आपके पास जो आएगा वॉल्यूम, अगर आप उसका कंसंट्रेशन आपके पास आएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है उसमें एक आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन आएगी, और एक आपने जो कंसंट्रेशन यूज की है ये इसकी जो पहले आपने सोल्यूशन प्रिपेयर किया था फिल्टर जो क्या करने के है बाद, हाँ जी, उसकी आपने डिटरमिन करनी है ना। मैम, फिल्टर उसकी करने के कंसंट्रेशन बाद अब आपको नहीं पता, वॉल्यूम उसका है आपके पास, और ठीक है, मैथ उसका में वॉल्यूम आपने 25 ml लिया है। हाँ जी, और मैम ये x/m इधर m क्या है? लेकिन मैम देखिए, फिर जब चारकोल ने अब्जॉर्ब किया तो 25 ml वॉल्यूम उसका कैसे रह जाएगा? चारकोल के ऊपर जो आपके पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन था ना, उसके अंदर जी से एसिटिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए हैं। ठीक है, उसके लिए लेकिन वॉल्यूम हम लोगों ने उसके लिए भी 25 वही लगाना है। हाँ जी, वो आपका टोटल मोलैरिटी वॉल्यूम है, जो है वॉल्यूम नहीं है, उसके अंदर मोलैरिटी। से कुछ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए। अब सपोज उसके अंदर पहले जो आपने उसका 0.01 मोलर सॉल्यूशन बनाया था, उसके अंदर 25 मॉलिक्यूल्स थे एसिटिक एसिड के, तो 10 उसके अंदर से एब्जॉर्ब हो गए, तो बाकी 15 जो है वो तो 100 के वॉल्यूम 100 के अंदर मौजूद है ना 15, लेकिन जो आपने टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बनाया था 100, वो तो उतना ही रहेगा। कुछ मॉलिक्यूल्स आपके पास एसिटिक एसिड के जाके एब्जॉर्ब हुए, ठीक है, आपका टोटल सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम नहीं जाके एब्जॉर्ब हुआ। लेकिन मैम देखिए, जो मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब हुए हैं उधर है, वो वॉल्यूम से कम नहीं होंगे? वो वॉल्यूम के अंदर कितना इफेक्ट डालेंगे, वो कितना 10 मॉलिक्यूल्स अगर एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना, तो 0.00001% वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा। वो बात नोट आपकी कर ठीक है। सकते हैं? जी जी, वो हाँ तो जी, मैं बात आपकी ठीक समझ रहा हूँ। ठीक है। वो अगर आपके वॉल्यूम के ऊपर फर्क पड़ेगा भी तो वो इतना निग्लिजिबल है कि उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है मैम। 0.00000 कोई 5-7 0 के बाद अगर एक 1 आप भी दे तो क्या फर्क पड़ता है उससे, ओवरऑल जी जी, वो कंसंट्रेशन पे तो कोई वॉल्यूम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है निग्लिजिबल मैम। इफेक्ट होगा। इसलिए आपने क्या किया है कि इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन को माइनस किया। इसका मतलब ये है कि जब आपने एसिटिक एसिड सॉल्यूशन को चारकोल एक्टिव के ऊपर रखा था तो इतना मैस जो आपके पास एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स का है वो चारकोल एक्टिव के ऊपर एब्जॉर्ब हो गया था। इधर से इतना मिसिंग मैस जो है वो चारकोल एक्टिव के ऊपर एब्जॉर्ब हुआ, इधर से इतना, इधर से इतना और इधर से इतना। हाँ, लेकिन देखिए ठीक है, मैम और को इधर जब हम लोग एक्स फाइन कर रहे हैं अभी इनिशियल से फाइनल, लेकिन होता तो ऐसा है कि फाइनल से इनिशियल करते हैं हम लोग माइनस। माइनस, जी लेकिन देखे ना यहाँ लेकिन पे इनिशियली आपने चेंज नोट करना है कि कंसंट्रेशन में कितना फर्क आया है, जितना फर्क आया हम कह रहे हैं कि उतना एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, तो इनिशियली आपके पास 0.01 मोलर कंसंट्रेशन थी, तो कुछ मॉलिक्यूल्स अगर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना। जी तो जी इनिशियली आपके पास कंसंट्रेशन ज्यादा थी, फाइनली आपके पास कम हुई है, तो लार्जर में से स्मॉलर को माइनस किया। जी ठीक। ठीक है, डिफरेंस चेक करने के लिए। जी ठीक। तो ये आपके पास, इसका मतलब है ये इतने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए थे, इतना मॉलिक्यूल्स का मैस एब्जॉर्ब हुआ, इतना हुआ। अब आपने जो मैस ऑफ चारकोल लिया था जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हुई है वो 1 ग्राम था सबके लिए, ठीक है, तो सबको अगर आप 1 पे डिवाइड करें तो ओवरऑल आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है, अब आपके पास जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन भी है, ठीक है, और x/m भी है, इन दोनों का ग्राफ बना सकते हैं। मैम ये इसका लॉग लेना पड़ना है और उसका लॉग भी तो लेना ना नेक्स्ट। लॉग के बगैर नहीं इसको सॉल्व कर सकते। ऐसे भी बन जाए मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ये आप, देखें कि हाँ, ये जो आपने वैल्यू दी है ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाई है जी ये सपोज्ड वैल्यूज मैंने ऐड की। उस वैल्यू है ना,
तो फिर तो ये मैम उस वक्त तक तो नहीं हो सकता जब तक हम लोग ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेट ना कर लें। उसके लिए मैं आपको कुछ रियल रीडिंग्स जो है ना, कुछ एक्चुअल प्रैक्टिकल्स के अंदर से जो है वो प्रोवाइड करूंगी, आप वेरीफाई करके चेक कर लें। जी ठीक है मैम ग्राफ इसका कैसे बनाना है नेक्स्ट? अब इसका ग्राफ बनाना है मुसव्वर, को जो आप कह रहे थे ना कि लॉग लेना पड़ता है और ये वो, ठीक है, वो इस केस में लेना पड़ता है कि अगर आपकी इस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन नहीं बनती प्रैक्टिकली, तो मैम क्योंकि इसमें ओवरऑल रिलेशनशिप तो आपका एक्स बाय एम और इनिशियल कंसंट्रेशन का ही है ना। आपकी जो फाइनल फॉर्म है वो उस फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म से मिलती जुलती आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन तो तब ठीक बनेगी है। तो वहां पे आपने कहा था कि एक्स बाय एम इज फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन है एक्स बाय एम, आपने मैम ये कहा। देखें मैं ग्राफ तो इसका ट्राई करेंगे लेकिन वो मैम टाइम अपोज में बनाना है हम रह गया। तो प्रेशर फिर इसका हम लोग क्या लेंगे? प्रेशर नहीं, यहाँ पे आपने अपना जो एड्सॉर्बेट है वो चेंज कर दिया आपने, जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में लिया, लिक्विड फॉर्म में लिया अपना एड्सॉर्बेट। अब प्रेशर आपने नहीं देखना, कंसंट्रेशन देखनी है। ठीक होगा, वो सिर्फ ओनली एक्स के अबाउट हाँ बनाना जी, होगा। ये एक्स एक्सिस पे ये चीज आ जाएगी, वाई एक्सिस पे ये चीज आ जाएगी, ठीक हो ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज जो है वो अगर आप इंसर्ट करते हैं ग्राफ में, ठीक है, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, जी मैम आनी चाहिए। ठीक है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, मैम मीटिंग ज्वाइन करनी है, अगली के नहीं खत्म होने की।